जैसे आप 3D Max लॉन्च करते हो तो आपको एक वेलकम स्क्रीन नज़र आएगी। वेलकम स्क्रीन में आपको इंटरफेस के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी मिलेंगी। आप इस स्क्रीन के राइट साइड में ऊपर यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको वेलकम स्क्रीन को वापस देखना है तो आप हेल्प मेन्यू में जाइए और वेलकम स्क्रीन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं 3D Max को लॉन्च करते वक्त वेलकम स्क्रीन ना आए तो आप नीचे साइड में यहाँ अनचेक करके एक बार क्लोज कर दीजिए इसको। और अगर आप चाहते हैं कि 3D Max को लॉन्च करते वक्त वेलकम स्क्रीन आनी चाहिए तो आप सेम स्टेप फॉलो करके इसे वापस ला सकते हैं। इसके अलावा 3D Max में ऊपर राइट साइड में कई प्रकार के वर्क स्पेस दिए हुए हैं, ऑल्ट मेन्यू टूल बार, डिजाइन स्टैंडर्ड इत्यादि। जब आप वर्क स्पेस को चेंज करते हो तो 1-2 सेकंड का टाइम लेता है। अगर हम डिजाइन स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे यहाँ पर रिबन टूल आ गया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम ऑटोकैड या रेविट में देखते हैं। चलिए हम अपनी इस स्क्रीन को वापस डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्ट कर देते हैं। थ्री डी मैक्स बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। यही वजह है कि इसके इंटरफेस में बहुत सारे पैनल, टूल और मेन्यू हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमें हर वक्त इन सभी टूल्स की जरूरत नहीं होती। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कलर स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि 3D Max का इंटरफेस बहुत डार्क है। इस वजह से कुछ लोगों को टेक्स्ट पढ़ने में परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा है तो आप 3D Max की कलर स्कीम को डार्क से लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप कस्टमाइज मेन्यू में जाइए। यहाँ पर कस्टम डिफॉल्ट स्विचर्स का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में दो अलग अलग प्रकार की सेटिंग हुई है। उल्टे हाथ की तरफ जो टूल्स हैं वह 3D Max में रेंडरिंग, लाइटिंग और मटेरियल की सेटिंग के लिए हैं। अभी हम 3D Max की इस सेटिंग को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ राइट साइड में UI स्कीम दी हुई है। यहाँ पर डिफॉल्ट UI स्कीम सेलेक्ट है। मैं यहाँ पर AME लाइट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। वैसे आप इसे सेलेक्ट करें या बाय डिफॉल्ट रहने दें, इससे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सेट का बटन दबाने जा रहा हूँ। जैसे आप सेट का बटन दबाते हैं 3D Max अजीब से बिहेव करने लगता है, लेकिन इससे आप घबराएं नहीं, यह नॉर्मल बात है। दरअसल 3D Max डार्क कलर स्कीम की जगह लाइट कलर स्कीम को लोड कर रहा है। इस वजह से यह ब्लिंक करता है। इसके बाद 3D Max विंडो खुल जाती है जिसमें हमें बता रहा है कि डिफॉल्ट सेटिंग तब इफेक्ट करेगी जब 3D Max को हम रीस्टार्ट करेंगे। कलर स्कीम तो चेंज हो गई है पर इससे टूल ऑप्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अपनी कलर स्कीम को हम वापस डिफॉल्ट पर सेट कर देते हैं। थ्री डी मैक्स में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी हमें अभी जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों को हाइड करके हम अपने वर्क स्पेस को सेट करेंगे। सबसे पहले हम इस रिबन टूल को हाइड करेंगे। वैसे रिबन टूल काफी इंपॉर्टेंट टूल है। जब हम मॉडलिंग करेंगे तो उस वक्त ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। रिबन टूल को हाइड करने के लिए हमें टूल बार या मेन्यू बार के खाली स्थान पर जाकर क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हम रिबन बटन को अनचेक कर देंगे। जब हम व्यू पोर्ट में काम करते हैं तब हम बड़े स्पेस की जरूरत होती है, तो उस वक्त हमें जिन टूल की जरूरत नहीं होती उनको हाइड कर देना चाहिए ताकि हमें व्यू पोर्ट में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए स्पेस मिल जाए। अब बाकी टूल को भी हाइड करके देखें। आप किसी भी टूल के यहाँ अपना माउस लाकर लेफ्ट क्लिक को दबाए रखें और टूल बार को बाहर की ओर खींच कर लाएं और यहाँ क्रॉस के बटन पर क्लिक करके आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। किसी भी टूल को इस तरह बाहर से खींचकर लाना और वापस उसे उसकी जगह पर रखने को डॉक और अनडॉक कहते हैं। आप किसी भी टूल बार को अपनी सुविधा के अनुसार राइट, लेफ्ट की ओर रख सकते हैं, जहां भी आपको सुविधाजनक लगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ व्यू पोर्ट के राइट साइड में ऊपर की तरफ व्यू पोर्ट के नेविगेशन के लिए ये क्यूब दिया है। इसे व्यू क्यूब कहते हैं। इसे भी ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि एक तो ये जगह बहुत घेरता है, दूसरे काम करते समय अगर गलती से इस पर क्लिक हो गया तो व्यू पोर्ट चेंज हो जाता है। व्यू पोर्ट के नेविगेशन के लिए हम इस क्यूब को यूज नहीं करेंगे बल्कि शॉर्ट कमांड को यूज करेंगे क्योंकि वह इस क्यूब को यूज करने से ज्यादा आसान है। इसे हाइड करने के लिए मेन्यू बार में व्यू में जाएं
यहाँ नीचे व्यू क्यूब दिया है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर शो द क्यूब का ऑप्शन है, इसे अनचेक कर दीजिए। इसकी शॉर्ट फॉर्म है Alt Control प्लस V। मैं इसे यहाँ पर अनचेक कर रहा हूँ। अब व्यू पोर्ट काम करने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पर गैर जरूरी कोई भी चीज नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, ऑल्ट कंट्रोल वी के थ्रू जब आप व्यू पोर्ट के नेविगेशन क्यूब को हाइड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप 3D मैक्स ऑन करेंगे तो आपको नेविगेशन क्यूब यहाँ पर वापस नजर आएगा। उस वक्त आप, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ऑल्ट कंट्रोल वी शॉर्ट कमांड से उसे हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसको परमानेंट हाइड करना चाहते हैं तो व्यू पोर्ट के लेफ्ट साइड में यहाँ प्लस का निशान दिया है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट में जाइए। यहाँ पर क्यूब का एक टैब दिया गया है, इसे ऑन कीजिए। डिस्प्ले ऑप्शन में शो द क्यूब को अनचेक कर दीजिए और अप्लाई का बटन दबा दीजिए। अब व्यू क्यूब नेविगेशन स्थायी रूप से हाइड हो गया है। आप सेम स्टेप फॉलो करके इसको वापस इनेबल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम किसी भी प्रोजेक्ट को बड़ी मेहनत से बनाते हैं। हमने जो भी काम किया है वो हर कीमत पर सुरक्षित रहना चाहिए। एक बात आप जानते ही होंगे, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जब तक हम उसे सेव नहीं करते वो हमारी रैम में ही रहता है, वो कभी भी हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता। आपने महसूस किया होगा, जब कभी हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो हम सेव का बटन दबाना भूल जाते हैं और ऐसे में कंप्यूटर हैंग हो जाए या करंट का फ्लक्चुएशन हो जाए तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। हम काम करते समय गलतियां भी बहुत करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 3D मैक्स के प्रेफरेंसेस में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए हैं। 3D मैक्स में काम शुरू करने से पहले हमें उनको अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर लेना चाहिए। प्रेफरेंसेस में हमें अंडू लेबल, प्रोजेक्ट सेव करने के ऑप्शन, हेल्प डॉक्यूमेंट आदि की सेटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले आप कस्टमाइज मेन्यू में जाइए। यहाँ नीचे प्रेफरेंसेस का बटन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये प्रेफरेंसेस की विंडो है। सबसे पहले टैब यहाँ पर जर्नल का है। यहाँ पर सबसे ऊपर अंडू लेवल दिए हैं जो कि इस समय 20 पर सेट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 20 लेवल तक अपने सीन को अंडू कर सकते हैं। 20 लेवल सुनने में तो बहुत लगते हैं, लेकिन मैं पिछले 20 साल से 3D मैक्स पर काम कर रहा हूँ और अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि 20 लेवल बहुत कम होते हैं। मैं इसे हमेशा 100 पर रखता हूँ। अंडू लेवल जितने ज़्यादा होंगे वो रैम में उतना ही स्पेस लेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर को उतने लेवल तक प्रोजेक्ट को सेव करके रखना पड़ता है। कस्टमाइज मेन्यू में जाइए। यहाँ नीचे प्रेफरेंस का बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये प्रेफरेंस की विंडो है। इसके बाद आप फाइल टैब में जाइए। यहाँ नीचे ऑटो बैकअप का ऑप्शन दिया है, इसे हमेशा इनेबल रखना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑटो बैकअप फाइल दी हुई है और इसके नीचे यहाँ पर आप टाइम भर सकते हैं कि कितनी देर बाद फाइल का बैकअप लेना है। मैं हर 5 मिनट में अपनी फाइल का बैकअप लेता हूँ, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, 3D मैक्स की फाइल हैवी होती है। यदि आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है और वो हर 5 मिनट बाद जब आपकी फाइल का बैकअप लेगा तो वो फाइल को सेव करने में टाइम लगाएगा। इससे हर 5 मिनट बाद आप डिस्टर्ब होंगे। यहाँ नंबर ऑफ ऑटो बैक का मतलब है, यदि आपने यहाँ पर 5 नंबर भरा है तो सबसे पुरानी फाइल ऑटो डिलीट हो जाएगी। इस तरह आपके पास हर वक्त ऑटो सेव के लास्ट 5 लेवल ही सेव होंगे। कस्टमाइज मेन्यू में जाइए। यहाँ नीचे प्रेफरेंस का विंडो है, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर बैकअप ऑन सेव का ऑप्शन है। इसका मतलब है आप जब भी सेव करेंगे एक फाइल बैकअप फोल्डर में भी सेव हो जाएगी।
इंक्रीमेंट सेव ऑन, इसके नीचे यहाँ पर इंक्रीमेंट सेव ऑन का ऑप्शन दिया है। यदि आप इंक्रीमेंट सेव ऑन का चेक इन रखते हैं तो जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो वो फाइल के नाम के आगे 1 2 3 4 लगा के फाइलों को सेव करती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ यदि आप किसी फाइल को काम करते समय 100 बार सेव करते हैं तो वो उसकी अलग अलग उसी फोल्डर में 100 फाइल बना देगी। तो इस ऑप्शन को ऑन रखना कोई अच्छा आइडिया तो नहीं है। जब हमें इंक्रीमेंट सेव ऑन की जरूरत हो तो हम सेव एज के थ्रू भी इंक्रीमेंट सेव कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑटो बैकअप सेव का ऑप्शन दिया है, इसे हमेशा इनेबल रखना चाहिए। 3D Max के हेल्प डॉक्यूमेंट में आंसर ढूंढने में टाइम लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं आप पहले अपने दोस्तों से पूछें, उसके बाद YouTube पर जाएं। अगर वहां भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो 3D Max के हेल्प डॉक्यूमेंट को देखें। हेल्प डॉक्यूमेंट को समझना उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी बातों को समझने के लिए कभी कभी कई पेज पढ़ने पड़ते हैं। इन सब प्रॉब्लम के बाद भी 3D Max का हेल्प डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने कीबोर्ड का F1 बटन दबाएं तो यह हमें ब्राउजर के थ्रू 3D Max की वेबसाइट के हेल्प डॉक्यूमेंट पर ले जाएगा। अब मैं अपने कीबोर्ड का F1 बटन दबाने जा रहा हूं, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट है। इसलिए हमें चाहिए कि हम 3D Max के हेल्प डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, ताकि हमें बार बार 3D Max की वेबसाइट पर न जाना पड़े। चलिए देखते हैं हेल्प डॉक्यूमेंट को किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। पहले मैं इस ब्राउजर को बंद कर दूं। यहाँ कस्टमाइज के मेन्यू में नीचे प्रीफरेंसेस दिया है। प्रीफरेंसेस के डायलॉग बॉक्स में यहाँ टॉप राइट साइड पे हेल्प का बटन है। हेल्प डॉक्यूमेंट में यहाँ दो ऑप्शन है, ऑटोडेस्क वेबसाइट, दूसरा लोकल कंप्यूटर या नेटवर्क। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोडेस्क वेबसाइट सेलेक्ट है। यही कारण है कि हम अपने कीबोर्ड का F1 बटन दबाते हैं तो यह सीधे हमें 3D Max की वेबसाइट पर ले जाता है। हेल्प ऑप्शन में यहाँ दो ऑप्शन है, पहला ऑटोडेस्क वेबसाइट, दूसरा लोकल कंप्यूटर नेटवर्क। लोकल कंप्यूटर को सेलेक्ट कीजिए और डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। आप सीधे 3D Max के सपोर्ट एंड लर्निंग पेज पर आ जाएंगे। आप इसे स्क्रॉल करके नीचे की ओर आइए, यहाँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्रोडक्ट हेल्प दिया हुआ है। यहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऑप्शन में जाकर अपना 3D Max का वर्जन सेलेक्ट कीजिए। क्लिक करते ही राइट साइड में ऊपर हेल्प डॉक्यूमेंट की exe फाइल डाउनलोड होने लगेगी। ये फाइल लगभग 326 MB की है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हेल्प डॉक्यूमेंट की exe फाइल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हेल्प फोल्डर की exe फाइल डाउनलोड हो गई है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप लोकल कंप्यूटर नेटवर्क सेलेक्ट करके ओके का बटन दबा दीजिए। अब जब भी आप F1 बटन दबाएंगे तो हेल्प डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर से ही खुलेगा। थ्री डी मैक्स इंस्टॉल करने के बाद जब कभी आप 3D Max ऑन करते हैं तो कभी कभी देखा गया कि 3D Max के टूल्स वगैरह तो सब ठीक से नज़र आते हैं, लेकिन वर्क स्पेस एकदम खाली नज़र आता है। ऐसा डिस्प्ले ड्राइवर की वजह से होता है। डिस्प्ले ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डिपेंड करता है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से हमें डिस्प्ले ड्राइवर को भी सिलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने डिस्प्ले ड्राइवर को सिलेक्ट करते हैं। मेन्यू बार के थ्रू आप कस्टमाइज में जाइए, यहाँ प्रेफरेंस का बटन दिया हुआ है। प्रेफरेंस विंडो में यहाँ ऊपर व्यू पोर्ट के टैब है, आप इसको ऑन कर दीजिए। यहाँ नीचे डिस्प्ले ड्राइवर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके पास एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर यहाँ डिस्प्ले ड्राइवर की लिस्ट दी हुई है। वैसे तो डिस्प्ले ड्राइवर आपके हार्डवेयर पर डिपेंड करता है, फिर भी न्यूटोरेस डायरेक्ट 3D सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपका व्यू पोर्ट डिस्प्ले ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप इसमें से ड्राइवर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइवर को सिलेक्ट करने के बाद आप 3D Max को रीस्टार्ट कीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
3D Max हमेशा डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेस के साथ ओपन होता है। यह 3D Max का डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेस है। जिस प्रकार ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ऊपर की ओर मेन्यू बार दिया होता है, ठीक उसी प्रकार 3D Max में भी मेन्यू बार ऊपर की ओर है। मेन्यू बार के यहाँ पर वर्क स्पेस की सेटिंग दी हुई है। आप यहाँ से वर्क स्पेस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर मेन टूल बार है। यदि आप अपने 3D Max में सभी टूल नहीं देख पा रहे हैं तो मेन टूल बार के खाली स्थान पर अपना माउस लाइए। खाली स्थान पर माउस आते ही हाथ के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लेफ्ट बटन दबाकर राइट या लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, जिससे आपके छिपे हुए टूल भी सामने आ जाएंगे। मेन टूल बार के नीचे यहाँ रिबन टैब दिया है। इस छोटे से एरो पर क्लिक करके आप रिबन टैब को एक्सपेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम रिबन टूल को मिनिमाइज कर देते हैं। राइट साइड में यहाँ पे कमांड पैनल है। 3D Max में काम करते हुए आप ज्यादातर समय इसी कमांड पैनल पर बिताने वाले हैं। यहाँ नीचे टाइमलाइन दिया हुआ है। इसे ट्रांसफॉर्म टाइप इन एरिया कहते हैं। यह हमारे माउस की XYZ लाइक पोजीशन बताता है। ट्रांसफॉर्म टाइप इन एरिया के राइट साइड में एनिमेशन की फ्रेम है। आगे के कुछ चैप्टरों में इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। एनिमेशन की फ्रेम के राइट साइड में व्यू पोर्ट कंट्रोल पैनल है। इसके थ्रू हम काम करते समय व्यू पोर्ट को नेविगेट करेंगे। व्यू पोर्ट के लेफ्ट साइड में यह व्यू पोर्ट लेआउट टैब है। इस एरो पर क्लिक करके हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार व्यू पोर्ट के लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू पोर्ट के कॉलम पर राइट क्लिक करके हम इसे यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। यह हमारी बाय डिफॉल्ट व्यू पोर्ट सेटिंग है। यहाँ पर 4 व्यू दिए हैं: फ्रंट, टॉप, लेफ्ट और पर्सपेक्टिव। जिस प्रकार का व्यू हम अपनी आंखों से देखते हैं या कैमरा हमें दिखाता है, इस प्रकार के व्यू को हम पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार व्यू पोर्ट लेआउट को बदल भी सकते हैं। मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है एक बड़ा पर्सपेक्टिव व्यू यहाँ, साइड में टॉप, फ्रंट और लेफ्ट व्यू। यहाँ लेफ्ट साइड में व्यू पोर्ट लेआउट टैब होता है। यदि आपको यहाँ व्यू पोर्ट लेआउट टैब नजर नहीं आए तो आप मेन्यू टूल बार के किसी खाली स्थान पर जाकर राइट क्लिक करें। यहाँ पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू में से व्यू पोर्ट लेआउट टैब को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करते ही राइट साइड में व्यू पोर्ट लेआउट टैब आ जाएगा। अभी यहाँ नीचे की ओर बाय डिफॉल्ट व्यू पोर्ट लेआउट प्रीसेट दिया हुआ है। इस प्रीसेट के ऊपर एक छोटा सा एरो है, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही व्यू पोर्ट लेआउट के प्रीसेट खुल जाएंगे। आप इनमें से किसी भी लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अब व्यू पोर्ट लेआउट टैब में 2 व्यू पोर्ट प्रीसेट हैं। हम यहाँ किसी भी व्यू पोर्ट प्रीसेट को आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी व्यू पोर्ट प्रीसेट पर राइट क्लिक करके उसे आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू पोर्ट के प्रीसेट को यहाँ व्यू पोर्ट के टॉप लेफ्ट साइड में जो प्लस का निशान है उस पर राइट क्लिक करें। यहाँ से आप कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करें। इस विंडो में यहाँ पर लेआउट टैब दिया है और इस टैब के अंदर यहाँ पर कई व्यू पोर्ट प्रीसेट है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई का बटन दबा दीजिए। इस प्रकार से आप अपने लिए आसानी से व्यू पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 2 व्यू पोर्ट के बीच में आप अपना माउस ले जाइए। दोनों व्यू पोर्ट के बीच में आते ही आपका माउस डबल साइड एरो के रूप में बदल जाएगा। अब आप अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखिए और माउस को ड्रैग कीजिए। आप देखेंगे आप अपने व्यू पोर्ट को मैन्युअली एडजस्ट कर पा रहे हैं। व्यू पोर्ट को रीसेट करने के लिए दोनों व्यू पोर्ट के बीच में अपना माउस लाइए और राइट क्लिक कीजिए। रीसेट लेआउट का बटन खुल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपने व्यू पोर्ट को रीसेट कर दीजिए। काम करते समय आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जो एक्टिव व्यू पोर्ट है उसका बॉर्डर हाईलाइट और येलो कलर में दिखाई देगा। किसी भी व्यू पोर्ट को आप अपना माउस ले जाकर उस पर क्लिक करके उसे एक्टिव कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम सिलेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन क्या है और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे व्यू पोर्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपना माउस ले जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर येलो कलर की आउटलाइन आ जाती है। इस येलो कलर की आउटलाइन को हम प्री सिलेक्शन भी कहते हैं। प्री सिलेक्शन का मतलब है यदि हमने क्लिक कर दिया तो पर्टिकुलर ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट एकदम पास पास होते हैं। उस वक्त हम किसी गलत ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना कर लें, इसलिए हमें 3D मैक्स में प्री सिलेक्शन दिखाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के चारों ओर हाईलाइटेड ब्लू लाइन आ जाती है। प्री सिलेक्शन और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अलावा यहाँ एक और ऑप्शन है जिसे हम ओवरले कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जिस दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट के कलर आपस में ब्लेंड कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप वायर फ्रेम मोड में देखें, यहाँ ऊपर फ्रंट व्यू से देखें तो आप देखेंगे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट कलर में नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रीव्यू हाईलाइट को ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है। इसके लिए आप कस्टमाइज में प्रेफरेंसेस में जाइए। यहाँ व्यू पोर्ट का टैब है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रीव्यू हाईलाइटेड का ऑप्शन मौजूद है। यह ऊपर प्रीव्यू का ऑप्शन है जो कि अभी एक्टिव है। यह बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं, जिसमें कि प्रीव्यू में ओवरले ऑफ है और आउटलाइन ऑन है जो कि हमें येलो लाइन में नजर आ रहा है। इसके अलावा इसके नीचे सिलेक्शन का ऑप्शन है जिसमें ओवरले आउटलाइन दोनों हैं। इनमें से हम किसी को भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ सिलेक्शन व्यू हाईलाइट को अनचेक कर रहा हूँ। आप कमांड पैनल और मेन्यू के द्वारा 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कमांड पैनल से 3D ऑब्जेक्ट बनाना सबसे सही ऑप्शन है। कमांड पैनल में सबसे पहला टैब क्रिएट पैनल का है। क्रिएट पैनल में कई सब कैटेगरी हैं जैसे ज्योमेट्री, शेप, लाइट, कैमरा, हेल्पर, ऑब्जेक्ट्स। ज्योमेट्री सेक्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। उसके नीचे आप यहाँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव देखेंगे। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में आप ब्लॉक देखेंगे जैसे कि बॉक्स, स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, ट्यूब इत्यादि। अब आप स्फीयर बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही बटन एक्टिव हो जाएगा। जो भी बटन एक्टिव होगा वह हाईलाइट हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। व्यू पोर्ट में आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और बटन को दबाए रखिए, छोड़िए नहीं। अब आप अपने माउस को थोड़ा ड्रैग कीजिए और बटन को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप व्यू पोर्ट में एक स्फीयर बना सकते हैं। कमांड पैनल में अभी भी यहाँ स्फीयर कमांड एक्टिव है। यह कमांड स्फीयर बनाने के बाद भी अपने आप कैंसिल नहीं हुई। अगर आप दोबारा व्यू पोर्ट में क्लिक करके माउस ड्रैग करेंगे तो एक और स्फीयर बन जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि दूसरे स्फीयर का कलर एकदम अलग है। 3D Max बाय डिफॉल्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का कलर हमेशा अलग दिखाता है। वह इसलिए अलग कलर होने के कारण उसे आसानी से पहचान सकते हैं। क्रिएट पैनल के सारे बटन केवल ऑन होते हैं। इसमें ऑफ का कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए आपको बटन को डीएक्टिवेट करने के लिए व्यू पोर्ट में खाली स्थान पर राइट क्लिक करना होगा या अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाना होगा। राइट क्लिक करते ही यह बटन डीएक्टिवेट हो जाएगा। हमने देखा कि स्फीयर बनाते हुए हमने माउस बटन क्लिक किया। माउस को ड्रैग करने के दौरान हमने बटन को दबाए रखा। जैसे कि हमने अपने माउस के बटन को रिलीज किया तो स्फीयर पूरा बन गया। 3D मैक्स में सभी ऑब्जेक्ट एक जैसे स्टेप से नहीं बनते। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि बॉक्स कैसे बनता है। आप बॉक्स बटन को सिलेक्ट कीजिए, व्यू पोर्ट में क्लिक कीजिए, माउस के बटन को दबाए रखिए, माउस को ड्रैग कीजिए। जैसे ही आप अपने माउस के बटन को रिलीज करेंगे, बॉक्स की हाइट कमांड एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप राइट क्लिक करके बॉक्स की कमांड को डीएक्टिवेट कर दीजिए। सिलेंडर के लिए आप सिलेंडर बटन को एक्टिव कीजिए, व्यू पोर्ट में आइए, माउस को क्लिक कीजिए, माउस का बटन दबाए रखिए, माउस को ड्रैग करके रेडियस सेलेक्ट कीजिए, माउस के बटन को छोड़िए, हाइट सेलेक्ट करने के लिए माउस को मूव कीजिए, फिर एक क्लिक कीजिए ताकि हाइट सेलेक्ट हो जाए और राइट क्लिक करके आप कमांड पैनल से बाहर आ जाइए।
क्रिएट पैनल में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कमांड पैनल में यहाँ उस ऑब्जेक्ट से संबंधित पैरामीटर खुले होते हैं। इस पैरामीटर में हम फाइनल वैल्यू डालकर अपने ऑब्जेक्ट को एकदम सही आकार दे सकते हैं। 3D Max में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होगा, क्रिएट पैनल में पैरामीटर केवल उसी ऑब्जेक्ट के दिखाए जाएंगे। अभी हमारा सिलेंडर सेलेक्ट है तो यहाँ सारे पैरामीटर सिलेंडर से ही संबंधित है। अब मैं करेक्ट वैल्यू डालकर सिलेंडर की शेप को बनाता हूँ। सिलेंडर का रेडियस हम 10 कर देते हैं और इसकी हाइट कर देते हैं 30। ये साइड में जो छोटे एरो बने हैं इसे हम स्पिनर कहते हैं। आप इनके द्वारा भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एरो के ऊपर माउस लाकर बटन दबाए रखें और माउस को ऊपर या नीचे की ओर करके आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यदि आपने इस स्पिनर के ऊपर राइट क्लिक कर दिया तो ऑब्जेक्ट की मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। यदि आप राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के सेलेक्ट होने के बाद भी ऑब्जेक्ट के पैरामीटर सेट करने के लिए मॉडिफायर पैनल नहीं आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के सभी पैरामीटर को वापस लाने के लिए यहाँ मॉडिफायर पैनल दिया है। यह मॉडिफायर पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D Max में आपका टाइम यहीं बीतने वाला है। चलिए अब मैं इसे क्लिक करता हूँ। आपने देखा यहाँ पर सभी पैरामीटर वापस आ गए। यह हमारा 3D Max का छोटा सा प्रोजेक्ट है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट पर वुड का टेक्सचर अप्लाई किया है। टेक्सचर वास्तव में फोटोग्राफ को कहते हैं। इस मॉडल पर हमने वुड की एक छोटी सी फोटो चिपकाई है। टेक्स्ट फोल्डर में हम इस प्रोजेक्ट को सेव करके देखते हैं। हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट फोल्डर में हमारे प्रोजेक्ट की मैक्स फाइल सेव हो गई है। जब भी हम अपनी इस मैक्स फाइल को ओपन करेंगे तो हमें ये मॉडल नजर आएगा जो हमने सेव किया है। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 3D Max फाइल में कभी भी कोई प्रोजेक्ट मॉडल के रूप में सेव नहीं होता। कहने का मतलब यह कि 3D Max के फाइल में कोई भी फिजिकल मॉडल सेव नहीं होता। वहां पर केवल स्क्रिप्ट के रूप में एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि वो सब स्टेप लिखे होते हैं जो कि आपने प्रोजेक्ट बनाते हुए लिए थे। यानी कि 3D Max की स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है कि मॉडल पर वुड का जो टेक्सचर है उस इमेज का नाम क्या है, वो किस फॉर्मेट में और वो हमारे कंप्यूटर के किस फोल्डर में रखी हुई है, उसका पूरा पाथ दिया होता है। इसका अर्थ यह होगा कि 3D Max की फाइल का संबंध अन्य सोर्स फाइलों से होता है जो हमारे सिस्टम में अलग अलग फोल्डर में रखी होती है। यदि कोई ऐसी फाइल जो 3D Max के सोर्स फाइल्स के रूप में यूज हो रही है, किसी वजह से उसका पाथ चेंज हो जाए तो उस फाइल को वो मिसिंग ऑब्जेक्ट दिखाएगा। या आपने मैक्स फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर शिफ्ट कर दिया तो उसे कोई भी सोर्स फाइल नहीं मिलेगी। प्रोजेक्ट से संबंधित सभी फाइलों का पाथ याद रखना या प्रोजेक्ट को शिफ्ट करते टाइम उनको कॉपी करना लगभग असंभव है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए 3D Max में प्रोजेक्ट फोल्डर का ऑप्शन दिया है। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे बनते हैं। आप फाइल में जाइए, नीचे यहां प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर माउस ले जाइए, 1 सेकंड तक होल्ड कीजिए। पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। इसके अंदर आपको क्रिएट एम्प्टी, क्रिएट डिफॉल्ट, क्रिएट फ्रॉम करंट प्रोजेक्ट फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा मेन टूल बार के एक्सट्रीम राइट साइड में यहां ऊपर प्रोजेक्ट फोल्डर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके साइड में यहां पर डबल एरो है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही प्रोजेक्ट फोल्डर के ऑप्शन खुल जाएंगे। ये पहला ऑप्शन यहां पे एक्टिव प्रोजेक्ट का है, उसके बाद दूसरा एम्प्टी प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेगा। ये तीसरा डिफॉल्ट प्रोजेक्ट फोल्डर का ऑप्शन है। हो सकता है प्रोजेक्ट फोल्डर का ऑप्शन आपको यहां के बजाय मेन टूल बार के नीचे नजर आ रहा हो, या हो सकता है दोनों जगह आपको प्रोजेक्ट फोल्डर का ऑप्शन ही नजर ना आ रहा हो। तो आप कमांड पैनल के ऊपर यहां क्लिक कीजिए और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे पहले कि आप प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएं, मैं आपको छोटी परंतु महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे कि किसी किसी टूल के नीचे व्हाइट कलर का छोटा सा डॉट है। इस डॉट का मतलब है इसके अंदर इस टूल से संबंधित और भी टूल हैं। किसी भी व्हाइट डॉट के ऊपर अपना माउस ले जाकर लेफ्ट क्लिक करके दबा के रखिए। उस टूल के अंदर छिपे टूल बाहर आ जाएंगे।
आप इनमें से अपनी जरूरत के टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोजेक्ट फोल्डर को बनाकर देखते हैं। यहां मैंने डेस्कटॉप पर प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, जो भी एकदम खाली है। इसको क्लोज करके हम 3D Max में चलते हैं। आप प्रोजेक्ट ऑप्शन में यहां डिफॉल्ट फोल्डर के बटन पर आप क्लिक कीजिए। यह विंडो खुल जाएगी। यहां से हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और प्रैक्टिस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर सेलेक्ट फोल्डर नाम का जो बटन है उसे दबा देंगे। अब हम डेस्कटॉप पर जाकर देखते हैं कि वहां प्रोजेक्ट फोल्डर बने हैं या नहीं। यहां प्रैक्टिस फोल्डर में सभी जरूरी फोल्डर अपने आप बन गए हैं। हमें इनको मैन्युअली बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इस चैप्टर में ग्रिड और व्यू पोर्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना सीखेंगे। जैसा कि हम पर्सपेक्टिव व्यू में देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर ग्रेडियंट है और जबकि ग्रिड का कलर सॉलिड है। चलिए देखते हैं इन दोनों का कलर हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप व्यूज में जाइए। व्यूज मेन्यू में आपको व्यू पोर्ट बैकग्राउंड नजर आएगा। इसके अंदर ग्रेडियंट एंड सॉलिड कलर दिया है। आप इसमें से सॉलिड कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। सॉलिड कलर को चेंज करने के लिए आप कस्टमाइज मेन्यू में आप कस्टमाइज यूजर इंटरफेस सेलेक्ट कीजिए। कलर टैब के अंदर एलिमेंट्स कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट व्यू पोर्ट TS सेलेक्ट है। इसके नीचे जो लिस्ट दी है इसको स्क्रॉल करके नीचे आइए और इस लिस्ट में से व्यू पोर्ट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। साइड में कलर सेलेक्टर को सिलेक्ट कीजिए। यहां पर ग्रेडियंट की वैल्यू 68 के आसपास कर दीजिए। ओके का बटन दबाइए और नीचे यहां अप्लाई कलर नाउ पर क्लिक कीजिए। ग्रिड के कलर को चेंज करने के लिए आप एलिमेंट्स के अंदर यहां ग्रिड को सिलेक्ट कीजिए। ग्रिड के अंदर दो ऑप्शन दिए हैं, पहला सेट बाय कलर, दूसरा सेट बाय इंटेंसिटी। इनमें से आप इंटेंसिटी पे क्लिक कीजिए। इंटेंसिटी की वैल्यू को घटाकर आप 60 कर दीजिए और नीचे अप्लाई कलर नाउ पर क्लिक कर दीजिए। व्यू पोर्ट में आप देख पा रहे होंगे कुछ लाइन मोटी हैं और कुछ पतली। मोटी लाइन को हम मेजर लाइन और पतली लाइन को माइनर लाइन कहते हैं। यहाँ नीचे सेव के बटन पर क्लिक करके आप अपनी कलर स्कीम को भी सेव कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम ग्रिड की सेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। आप टूल्स में जाइए। यहां नीचे ग्रिड एंड स्नैप दिया हुआ है। इसके अंदर आपको ग्रिड एंड स्नैप की सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक कीजिए। ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग की ये विंडो खुल जाएगी। अभी आप इसे बंद कर दीजिए। इस विंडो को हम दूसरे तरीके से खोलेंगे। इस 3 नंबर के ऊपर जो चुंबक लगी हुई है इसके कारण हम इसे स्नैप टूल कहते हैं। इसका सही इस्तेमाल कैसा होता है आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते ही ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आप होम ग्रिड के टैब को सिलेक्ट कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन ग्रिड स्पेसिंग का है। यहाँ पर हर लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। व्यू पोर्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पतली लाइन और मोटी लाइन है। मोटी लाइन को हम यहाँ मेजर लाइन कहते हैं और पतली लाइन को माइनर। यहाँ सेकंड ऑप्शन में 10 लिखा है। इसका मतलब है कि हर 10वीं लाइन मेजर लाइन होगी। आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं, 12, 15, 25 जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये फ्रंट व्यू होता है, ये टॉप और ये लेफ्ट, और इस व्यू को हम पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में ग्रिड पूरे व्यू पोर्ट में नहीं फैली हुई है क्योंकि यहाँ तीसरे ऑप्शन में 7 लिखा है। इसलिए सेंटर लाइन से लास्ट लाइन तक केवल 7 लाइनें हैं। आप इस नंबर को आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ 7 की जगह 10 नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ 7 की जगह 10 लाइनें हो जाएंगी। टॉप व्यू में आइए। यहाँ अपने माउस को आप सेंटर में लाइए। माउस के व्हील को आप अपनी ओर घुमाकर ग्रिड को जूम कीजिए। एक ग्रिड के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसके बीच में 10 1-1 सेंटीमीटर की लाइनें और होनी चाहिए। वो लाइन आपको तब दिखेगी जब आप इस इनहिबिट ग्रिड सब डिवीजन को अनचेक करेंगे।
इसके नीचे इनहिबिट पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है जो अभी चेक इन है। चेक इन होने का मतलब होता है कि पर्सपेक्टिव व्यू में यहाँ आपने जो ग्रिड की लिमिट सेट की हुई है वो एक्टिव रहेगी। यदि आप इसे अनचेक कर देते हैं तो पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में ग्रिड दूसरे व्यू पोर्ट की तरह असीमित हो जाएगी। इस चैप्टर में कीबोर्ड की एंट्री द्वारा प्रिमिटिव्स बनाना सीखेंगे। प्रिमिटिव्स उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो 3D मैक्स में बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं। इनको बनाने के लिए आप मेन्यू बार में क्रिएट टैब में जाइए। यहाँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, परंतु हम इनको मॉडिफायर पैनल के द्वारा बनाएंगे। मॉडिफायर में यहाँ क्रिएट का बटन है। क्रिएट बटन के अंदर और भी सब कैटेगरी है, ज्योमेट्री, शेप, लाइट, कैमरा, हेल्पर। ज्योमेट्री के अंदर भी सब कैटेगरी है। राइट साइड में जो एरो दिया है इसे दबाइए। ये सब ज्योमेट्री के सब कैटेगरी हैं। इनमें से बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पैरामीटर सेलेक्ट रहता है। स्टैंडर्ड पैरामीटर यहां दिए गए हैं, जैसे बॉक्स, स्फेयर, सिलेंडर, टोरस और टीपॉट आदि। आप बॉक्स पर क्लिक कीजिए। बॉक्स से संबंधित सभी पैरामीटर यहां नीचे खुल जाएंगे। कीबोर्ड एंट्री को एक्सपेंड करने के लिए इस छोटे सफेद कलर के एरो को क्लिक कीजिए। एक्स, वाई और जेड ये ऑब्जेक्ट की व्यू पोर्ट में पोजीशन बताते हैं। एक्स, वाई और जेड अगर 0 हैं तो वो व्यू पोर्ट की सेंटर पोजीशन को दर्शाते हैं। एक्स उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाने वाली सीधी रेखा को प्रेजेंट करता है, वाई नीचे से ऊपर की ओर, और जेड आगे से पीछे की ओर गहराई को प्रेजेंट करता है। यहां पर बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट दी गई है। लेंथ में हम 40 का अमाउंट भर देते हैं। अपने कीबोर्ड का टैब बटन दबाकर हम नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। विड्थ में भी 40 का अमाउंट भर देते हैं और एक बार फिर टैब बटन दबाकर हम नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। यहां भी 40 भर देते हैं। यहां नीचे के पैरामीटर को भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर भी बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है। इसके नीचे दिए हुए सेगमेंट्स, ये बहुत काम की चीज है। पहले हम अपना बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रिएट का बटन दबाते ही बॉक्स बन गया। यहां नीचे हमने सेगमेंट्स की बात की थी। सेगमेंट्स एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली रेखाओं को बोलते हैं। 3D मॉडल बनाते समय एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस ऑब्जेक्ट में जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा हैवी होगा, तो बिना जरूरत के सेगमेंट्स को बढ़ाना नहीं चाहिए। चलिए सेगमेंट को ऐड करके देखते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में आपको सेगमेंट नजर नहीं आएंगे। उसके लिए हमें पर्सपेक्टिव व्यू को शेड मोड से वायर फ्रेम मोड में बदलना होगा। पर्सपेक्टिव व्यू का बॉर्डर इस वक्त येलो कलर का नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि पर्सपेक्टिव व्यू सेलेक्ट है। मैं अपने कीबोर्ड का F3 बटन दबाने जा रहा हूं। अब यहां भी बॉक्स वायर फ्रेम में नजर आने लगा। लेंथ सेगमेंट 1 से बढ़ाकर 2 कर रहा हूं। विड्थ सेगमेंट भी 1 से बढ़ाकर 3 कर रहा हूं और हाइट सेगमेंट को भी 1 से बढ़ाकर 4 कर रहा हूं। पर्सपेक्टिव व्यू में आपको जो नई लाइन ऐड होती नजर आ रही है, इन्हीं लाइंस को सेगमेंट्स कहते हैं। अपने माउस को यहां स्पिनर पर लाइए और माउस का राइट बटन दबा दीजिए। वैल्यू अपने आप मिनिमम पर आ जाएगी। इस चैप्टर में व्यू पोर्ट नेविगेशन के बारे में चर्चा करेंगे। राइट साइड में नीचे की ओर जो टूल दिए हैं, इन्हें व्यू पोर्ट नेविगेशन टूल कहते हैं। ये टूल उसी व्यू पोर्ट पर काम करेंगे जो सेलेक्ट होगा। अपने माउस को हम जिस व्यू पोर्ट पर ले जाकर क्लिक करेंगे वह व्यू पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट व्यू पोर्ट का बॉर्डर हमेशा येलो दिखाई देता है। अभी हमारा पर्सपेक्टिव व्यू सेलेक्ट है। एक्सट्रीम राइट साइड में सबसे नीचे इस टूल को मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल कहते हैं। इसकी हॉट की है Alt+W। जब आप किसी टूल के ऊपर अपना माउस ले जाकर थोड़ा होल्ड करते हैं तो छोटा सा पॉपअप मैसेज खुल जाता है। शुरुआत में हमें इन सभी मैसेज को पढ़कर देख लेना चाहिए। इनमें टूल का नाम, उसकी हॉट की और कभी कभी टूल के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां लिखी होती हैं। इन पॉपअप मैसेज को पढ़ना हमें अपनी आदत बना लेनी चाहिए। ये सॉफ्टवेयर को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। एक 3D की फाइल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम एक वक्त में किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे होते हैं।
उस ऑब्जेक्ट पर हम ठीक से काम कर सकें, इसलिए हमें चाहिए कि उस व्यू पोर्ट को हम बड़ा कर लें। व्यू पोर्ट को बड़ा करने के लिए ही मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल टूल दिया है। अब मैं इस बटन को दबाने जा रहा हूं। हमारा व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज हो गया है। इसको वापस मिनिमाइज करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड का Alt W बटन दबाने जा रहा हूं। अब हमारा पर्सपेक्टिव व्यू वापस मिनिमाइज हो गया है। इस हाथ के निशान वाले टूल को हम पेन टूल कहते हैं। चलिए देखते हैं ये टूल काम कैसे करता है। आप इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसे सेलेक्ट कीजिए। व्यू पोर्ट में आइए। अब माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखिए। माउस को लेफ्ट राइट अप डाउन हिलाइए। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से व्यू पोर्ट को हिला पा रहे हैं। पेन टूल फ्रंट, टॉप और लेफ्ट व्यू में एक ही तरह से काम करता है, लेकिन पर्सपेक्टिव व्यू में इसका मूवमेंट एकदम मूवी के कैमरे की तरह होता है। एक बार फिर हम अपने माउस को पेन टूल पर लाकर होल्ड करते हैं। पेन टूल पर जो पॉपअप मैसेज खुला है, इस पर पेन टूल की कोई हॉट की मेंशन नहीं की गई है। अपने माउस को व्यू पोर्ट में लाकर खाली स्थान पर क्लिक कीजिए। यदि अभी भी आपको व्यू पोर्ट में पेन टूल सेलेक्ट दिख रहा है तो अपने माउस को थोड़ा सा हिलाइए। पेन टूल का आइकन चला जाएगा। अब पेन टूल को दोबारा एक्टिव करने के लिए व्यू पोर्ट में अपने माउस व्हील के बटन को दबाए रखिए। जब तक आप अपने माउस के व्हील बटन को दबाए रखेंगे, आपका माउस पेन टूल की तरह काम करेगा। अगले चैप्टर में हम दूसरे व्यू पोर्ट नेविगेशन टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। व्यू पोर्ट नेविगेशन के इस चैप्टर में हम जूम टूल, फील्ड ऑफ व्यू और जूम एक्सटेंड ऑल सेलेक्टेड टूल के बारे में चर्चा करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास का ये जो आइकन बना है, इसे हम जूम टूल कहते हैं। इस टूल पर लेफ्ट क्लिक करके हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी हॉट की है Alt+Z। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट व्यू में जूम का काम करता है। परंतु पर्सपेक्टिव व्यू में यह कैमरे के मूवमेंट की तरह काम करता है, जैसे कि हम कैमरे को आगे या पीछे की ओर मूव कर रहे हों। इस तरह के मूव को हम जूम नहीं कह सकते। यदि आपको पर्सपेक्टिव व्यू में वास्तव में जूम आउट और जूम इन करना है तो फील्ड ऑफ व्यू को सिलेक्ट करना होगा, जिसकी हॉट की है Ctrl+W। इस टूल को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। यह कैमरे में लगे लेंस की तरह काम करता है। आप लेफ्ट क्लिक करके इस टूल को सिलेक्ट कीजिए। पर्सपेक्टिव व्यू में आइए, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखिए। माउस को आगे और पीछे की ओर हिलाकर पर्सपेक्टिव व्यू को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यदि आपको अपने सीन का वाइड एंगल शॉट लेना है तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इस टूल को देखते हैं जो मैक्सिमाइज टूल के ऊपर है। इसे हम जूम एक्सटेंड ऑल सेलेक्टेड टूल कहते हैं। अभी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रखा। ऐसे में इस बटन को दबा देते हैं तो व्यू पोर्ट में जो हमारी ड्राइंग बनी है वो हर व्यू पोर्ट के अंदर एकदम फिट हो जाएगी। मैं जूम एक्सटेंड ऑल सेलेक्टेड बटन दबाने जा रहा हूं। बटन दबते ही सभी व्यू पोर्ट में हमारी ड्राइंग फिट हो गई है। अब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल के द्वारा सिलेक्ट कर लेते हैं। मेन टूल बार में इस टूल को हम सिलेक्शन टूल कहते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक करके हम इस टूल को एक्टिव करते हैं। अब व्यू पोर्ट में इस टी पोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम जूम एक्सटेंड ऑल सेलेक्टेड टूल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हर व्यू पोर्ट में परफेक्टली फिट हो गया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट पर आराम से काम कर सकते हैं। यदि आप दोबारा जूम एक्सटेंड ऑल सेलेक्टेड टूल पर क्लिक करते हैं तो किसी भी व्यू पोर्ट का सीन अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं जाएगा। उसके लिए आप Ctrl+Z भी नहीं दबा सकते। Ctrl+Z कमांड काम को अंडू करने के लिए होती है, व्यू पोर्ट को अंडू करने के लिए नहीं। यदि आपको व्यू पोर्ट की पुरानी पोजीशन में जाना है तो व्यू पोर्ट को सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ Z बटन दबाइए। Shift+Z की कमांड व्यू पोर्ट को अंडू करने के लिए होती है। अब मैं एक एक करके व्यू पोर्ट को Shift+Z की कमांड के द्वारा उसकी पुरानी पोजीशन पर लाता हूं। काम करते वक्त यदि गलती से व्यू पोर्ट हिल जाए तो व्यू पोर्ट को वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए Shift+Z कमांड बहुत उपयोगी होती है।
इस चैप्टर में व्यू पोर्ट को घुमाने के लिए या किसी और ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमने के लिए जिस टूल का यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। व्यू पोर्ट नेविगेशन में इस टूल को ऑर्बिट टूल कहते हैं। इस ऑर्बिट टूल पर लेफ्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही पर्सपेक्टिव व्यू में ये येलो कलर का सर्कल आ गया। इस ऑर्बिट टूल को बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। यदि आप इस सर्कल के अंदर लेफ्ट क्लिक करके माउस का बटन दबाकर रखते हैं और अपने माउस को हिलाते हैं तो आप व्यू पोर्ट के सेंटर के चारों ओर घूमकर देखते हैं। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फिर इस टूल का यूज करते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमकर देख रहे हैं। इस सर्किल के चारों तरफ ये बॉक्स बने हैं। यदि आप इस साइड वाले बॉक्स पर क्लिक करके माउस को मूव करते हैं तो आप वाई एक्सिस पर अपने सीन को रोटेट करते हैं। यदि आप इस ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करके माउस को मूव करते हैं तो आप एक्स एक्सिस पर अपने सीन को रोटेट करते हैं। इसके अलावा आपने अगर सर्कल के बाहर क्लिक करके अपने सीन को रोटेट करने की कोशिश की तो आपका सीन रोटेट नहीं होगा, बल्कि आपका कैमरा टिल्ट या रोटेट हो जाएगा। ऑर्बिट टूल पर्सपेक्टिव व्यू में सीन को रोटेट करने के काम आता है, परंतु ये टॉप, साइड और लेफ्ट व्यू में सीन को रोटेट नहीं करता। मैं फ्रंट व्यू में अपने सीन को रोटेट करने की कोशिश करता हूं। इससे पहले कि ऑर्बिट टूल के द्वारा हम फ्रंट व्यू को रोटेट करें, ग्रिड को हाइड और अनहाइड करने वाली की के बारे में जान लेते हैं। हमारे कीबोर्ड का बटन G ग्रिड को हाइड और अनहाइड करने के काम आता है। मैं फ्रंट व्यू को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड का G बटन दबा रहा हूं। आपने देखा फ्रंट व्यू में ग्रिड हाइड हो गई है। चलिए अब फ्रंट व्यू को रोटेट करके देखते हैं। हमारा सीन रोटेट नहीं हुआ और ना ही ये फ्रंट व्यू ही रहा। इस प्रकार के व्यू को यूजर व्यू या ऑर्थोग्राफी व्यू कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू में एक अंतर होता है। अगर एक ही साइज के हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो पास वाला बड़ा और दूर वाला छोटा नजर आता है। इसी वजह से हम सीन में डेप्थ या गहराई महसूस कर पाते हैं और इस प्रकार के व्यू को हम पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। यदि एक ही साइज के दो ऑब्जेक्ट हैं, पास वाले ऑब्जेक्ट और दूर वाले ऑब्जेक्ट के साइज में हमारी आंखें कोई फर्क नहीं कर पाती हैं, तो हम वहां पर डेप्थ या गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के व्यू को हम ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं। यदि आप गलती से ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं तो अपने कीबोर्ड का P बटन दबा दीजिए, आप वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाएंगे। यदि आपने गलती से सर्कल के बाहर क्लिक कर दिया और आपका व्यू टिल्ट हो जाता है तो आप शिफ्ट Z कमांड के द्वारा अपने व्यू पोर्ट को अंडू कर सकते हैं। आप अपने काम की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो व्यू पोर्ट नेविगेशन के लिए आपको हॉट की के बारे में पता होना चाहिए। पर्सपेक्टिव व्यू में हम देखते हैं कि हमारा मॉडल कैसे बना है, लेकिन 3D मॉडल हमेशा फ्रंट, टॉप और लेफ्ट व्यू से ही बनता है। और 3D में काम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जिस व्यू में काम करना चाहते हैं उस व्यू को मैक्सिमाइज कर लें। इससे पहले कि हम इस व्यू को मैक्सिमाइज करें, सिलेक्शन टूल के द्वारा हम टी पोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल की हॉट की है Q। कीबोर्ड में Q दबाते ही सिलेक्शन टूल एक्टिव हो गया। अब हम इस टी पोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए हॉट की है Z। Z दबाते ही टी पोर्ट सेलेक्टेड व्यू पोर्ट में जूम हो गया। अगर आप दोबारा Z दबाओगे तो टी पोर्ट वापस नहीं जाएगा, उसके लिए आपको शिफ्ट Z ही दबाना पड़ेगा। ऑल्ट W हॉट की से हम अपने पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। कीबोर्ड का F बटन फ्रंट व्यू के लिए है। अब मैं अपने कीबोर्ड का F बटन दबाने जा रहा हूं। कीबोर्ड का T बटन टॉप व्यू के लिए है। अब मैं अपने कीबोर्ड का T बटन दबाने जा रहा हूं। कीबोर्ड का L बटन लेफ्ट व्यू के लिए है। अब मैं अपने कीबोर्ड का L बटन दबाने जा रहा हूं। वैसे तो हम इन तीनों व्यू द्वारा अपने व्यू पोर्ट में काम कर लेते हैं, फिर भी कभी कभी हमें बैक, राइट और बॉटम व्यू की भी जरूरत पड़ती है। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड का V बटन दबाइए। यह पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहां से व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं माउस के द्वारा हम अपने व्यू पोर्ट को कैसे नेविगेट करते हैं। माउस के व्हील बटन को दबा के रखिए, यह पेन टूल में बदल जाएगा। इसे आप अपने व्यू पोर्ट को लेफ्ट, राइट और ऊपर नीचे की ओर मूव कर सकते हैं। अगर आप अपने मूवमेंट को X और Y एक्सिस पर लॉक कर देना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ मिडिल माउस बटन दबाकर मूव करें।
अगर आप अपने व्यू पोर्ट में जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ माउस का मिडिल बटन दबाकर माउस को मूव करें। आप अपने व्यू में जहां भी माउस के इस पॉइंट को ले जाएंगे वही एरिया जूम आउट जूम इन होगा। अपने माउस व्हील को रोटेट करके भी आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अपने व्यू पोर्ट को रोटेट करने के लिए ऑल्ट के साथ मिडिल माउस का बटन दबाएं। इस प्रकार आप अपने सीन को रोटेट कर सकते हैं।